Hello, ladies and gentlemen. मैं हूँ देवेश प्रताप सिंह and I welcome you all in Defense Topics. So we have brought this session on science का जो एनडीए का पेपर हुआ था, ठीक है। एनडीए का पेपर अभी 2022 जो पेपर हुआ था काफ़ी अच्छा पेपर था इस बार सीडीएस और एनडीए का भी, ठीक है। एक लेवल थोड़ा सा ऊपर था प्रीवियस लेवल से। सो हम ये साइंस का एक सेशन लाए भाई शिवम सर, ठीक है। साइंस इसीलिए इम्पोर्टेंट है भाई फॉर एनडीए सीडीएस। बिना साइंस पढ़े आप एनडीए सीडीएस क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सीडीएस में 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 25-30 तो आते ही आते हैं, पिछले 3 साल से आ रहे हैं भाई, ठीक है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, वेरी इजी एंड वेरी मच स्कोरेबल। एनडीए में वही क्वेश्चन लगभग 50 के आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन लगभग आते हैं इन एनडीए एग्जाम। सो साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है। सो वी हैव ब्रॉट दिस फाउंडेशन बैच, ठीक है, फॉर सीडीएस एंड एनडीए। फर्स्ट 2023 पेपर जो होगा 6 अप्रैल को है पेपर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। क्लासेस ऑनलाइन भी होंगी, ऑफलाइन भी होंगी, ठीक है। और जिसमें जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे हैव क्वालिफाइड दीज एग्जाम सेवरल टाइम्स, ठीक है। ये मैं हूँ, ये शिवम सर है और शिवम पांडे सर है फॉर एनडीए मैथ्स एंड शिवम सर साइंस के लिए। उनकी फोटो मिल नहीं पाई थी, ठीक है। तो लाइक वी प्रॉमिस यू कि अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो 40+ आप जीएस में बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। हमको पूरा नहीं पढ़ना, हमको स्ट्रैटेजी बना के ये पेपर पढ़ना है, ठीक है। ये पेपर के लिए पढ़ना है बिकॉज अगर आप सब पढ़ेंगे यू कैन नेवर क्वालिफाई एनी एग्जाम ऑफ यूपीएससी, ठीक है। सो हमको लिमिटेड जो भी चीजें पढ़नी है, बट यस उन लिमिटेड को कितना डीप एक्सटेंड में जाके पढ़ना है, दिस इज वेयर वी विल कम इन रोल एंड विल गाइड यू गाइज। सो ये आप देख सकते हैं एनडीए का बैच है, जो भी ये भी स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड ऑल्सो जो एसीसी एंट्री वालों का जो अभी नेक्स्ट ईयर फेब में पेपर है फॉर एसीसी एंट्री, ठीक है, उनके लिए हम नया बैच लेके आए हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे फैकल्टी मेंबर्स इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। विल ऑल्सो ब्रिंग सम ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स, ठीक है, who have their expertise in this exam, जिन्होंने खुद ये क्वालिफाई करके वो ये एसीसी कमीशन लेके वो ऑफिसर्स बने हैं। सो हम उनको भी मतलब बुलाएंगे एंड सो सी यू गाइस इन दी फाउंडेशन बैच, ओके। जय हिंद एवरीवन। आई विल स्विच यू विद शिवम सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, व्हेन द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आपकी पिच इंक्रीज होती है तो इनमें से कौन सी चीज होती है जो इंक्रीज होती है। मतलब पिच किस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ने क्लास में 10 बार पढ़ा हुआ था, पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो लाउडनेस अपना डिपेंड करता है कितना ज़्यादा अपना एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। याद करो जब हम लोग ग्राफ बनाते थे, ऐसे ग्राफ बनता था, ठीक है। ये क्या होता था, अपना एम्पलीट्यूड होता था। ये जितना ज़्यादा होता था उतना लाउड साउंड होता था। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और इस पर कौन डिपेंड होता है अपना, इस पर डिपेंड होता है अपना पिच, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। हम लोग ने ऑफ कोर्स इसको भी याद किया ही था, निमोनिक्स बना के। कौन सा निमोनिक्स था वो, कालू नाना चाट मांगे करके, ठीक है। तो खैर जिसको निमोनिक्स नहीं याद है उसको भी इतना तो पता ही होगा कि जिंक जो होगा यहाँ पे कॉपर से तो बेटर मेटल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बी और सी तो पहले ही कट जाएंगे, कॉपर जो है वो सबसे अच्छा तो नहीं है, कॉपर वीकेस्ट मेटल में आता है। तो अपना जिंक जो है वो अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। तो जिंक नंबर 1 पे होगा, तो ए और डी ऑप्शन मिल गए हमको। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट तो कॉपर होगा, ये भी कंफर्म है इनमें से, ठीक है। तो कॉपर लास्ट में कहाँ पर है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। सबसे पहले जिंक, फिर आयरन, फिर लेड और फिर कॉपर अपना सबसे लास्ट में। कॉपर इज द वीकेस्ट मेटल। इसके बाद के भी मेटल कुछ होते हैं, जैसे मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, वो इससे भी वीक होते हैं, ठीक है। तो वो हमें किससे पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा अगर हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद की है तो सीरीज तो मस्ट है, आपको सीरीज लर्न ही करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन टैकल कर पाओगे एग्जाम में। फिर हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर। एनसीईआरटी की लाइन उठा के यहाँ पर रख दी गई है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है कैल्शियम इसका आंसर है, बाय द वे मैं बता देता हूँ, ठीक है। कैल्शियम जो होता है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है,
तो अगर ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता तो इसके ऊपर ही फ्लोट करता रहता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपना इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं करेगा, उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कौन करेगा और कैसे पता करते हैं कौन करता है कौन नहीं करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जिम्मेदारी होती है आयंस की, फ्री आयंस की मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। फ्री आयंस किसके किसके पास है वो देखते हैं। देखो कॉपर सल्फेट अपना Cu2+ होगा, सल्फेट क्या होता है SO4 2-, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl-, सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+ और OH-, यानी यहाँ पर सिर्फ शुगर ही है जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, तो इसके पास ऑफ कोर्स अपना फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा शुगर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेल्प डीप सी डाइवर्स ब्रीथ दे कैरी सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन मिक्स विथ। एनसीईआरटी की लाइन उठा के रख दी गई है, ऑक्सीजन को किससे मिक्स करते हैं। अगर आप हीलियम आंसर बोल रहे हो, ठीक है, तो वो भी सही होगा, लेकिन हम लोग हीलियम का यूज़ अब करने लग गए हैं ताकि बेंड्स डिजीज से बचा जा सके, है ना। बेंड डिजीज हो जाती थी नाइट्रोजन यूज़ करने में, लेकिन हम लोग यहाँ पर चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में साफ साफ सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 में दिया हुआ है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हालांकि हीलियम भी अब हम लोग यूज़ करने लग गए हैं, बट एनसीईआरटी ने नाइट्रोजन बोला तो एनसीईआरटी ही मानेंगे हम लोग। नाइट्रोजन इज द आंसर। कौन सी गैस बनती है दोनों को मिला के, नाइट्रॉक्स। कौन सी, नाइट्रॉक्स। वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जिंक ऑक्साइड ना, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं करते, डिकम्पोजिशन बिल्कुल रिएक्ट करता है बट थर्मल नहीं करता है। सिल्वर ऑक्साइड बिल्कुल सही है, फिर सिल्वर ऑक्साइड का किया जाता है, बट जिंक ऑक्साइड फिर आ गया ऑप्शन में तो फिर कट जाएगा। देखो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर करके ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड देखो आंसर मिल चुका है हमको, मैग्नीशियम नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। क्लास में हम लोग ने जैसा पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम और पोटेशियम पंप। कभी भी एग्जाम में आ जाए, अंदर का कौन सा फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर, और बाहर कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। बेसिकली ये हम लोग ने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिल्वर आर्टिफैक्ट गेट टार्निश्ड इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रटना है बस इसको। ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस विथ कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन, दिस इज ड्यू टू। ये क्यों हो पाता है, हम लोग की जो ह्यूमन आई है ना, उसकी खास बात क्या है, उसकी खास बात ये है कि हम लोग अपना फोकल लेंथ चेंज कर पाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पावर ऑफ एकोमोडेशन करके टॉपिक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, एकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। इसी हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, ठीक है, भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन होगा, हिंट मिल चुका आप लोग को, आंसर है अपना एड्रेनलिन। क्या करता है ये ऐसा कि इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं इसको। इमरजेंसी के टाइम में ये कहाँ पर होता है, सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या होती है इसके बारे में लोग जान लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट टॉप पे, ठीक है, जस्ट टॉप पे होता है। क्या काम होता है, इमरजेंसी में हम लोग को सारी की सारी चीज़ें जो अपनी होती है ना, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म सबको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। चाहे आप बोलो यूरिनेट, या फिर आप बोलो स्वेटिंग हो जाना, हार्ट बीट को फास्ट कर देना, सारे काम ये करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था, हार्ट बीट कौन इंक्रीज करेगा, तो आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट, द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय। किसकी बात कर रहा है, फैट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, सबको पता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, बाइल एंड लाइपेज, बिल्कुल सही, लाइपेज करता है फैट को, बट बाइल किसको करता है, बाइल भी करता है फैट को ही, बिल्कुल सही।
ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सबका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। अगेन बाइल करेगा, बिल्कुल सही है, बट एमाइलेज, एमाइलेज नहीं करेगा ना। एमाइलेज किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, पेप्सिन किसको करता है? प्रोटीन को करता है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? बी, बाइल एंड लाइपेज। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट? क्या है? एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल। क्या एनिमल सेल के पास, सॉरी एक सेकेंड, क्या एनिमल सेल के पास केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है? बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन। अब ये नेक्स्ट लाइन में इसने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल के पास दोनों होता है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन दोनों होता है, ठीक है। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, ठीक है, फिर से सही बोल रहा है। बट प्लांट सेल्स हैव बोथ, बिल्कुल सही है, यही करेक्ट बताना था ना हमको। तो बी इज द आंसर, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट के पास दोनों होता है, ठीक, प्लांट के पास दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। lymph is a tissue fluid present in intracellular spaces it resemble to। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लिम्फ क्या होता है? ठीक है, लिम्फ का जो फ्लूइड होता है ना, देखो अब ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। मान लो आप लोग को नहीं आता है तो कैसे करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल नहीं। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस से क्या रिलेशन हो सकता है? लिम्फ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसको एक सेकंड को मान के चलते हैं कि ये हो सकता है आंसर, ठीक है। यूरिन काट दो, अब इन दोनों में फंसोगे, ठीक है। इन दोनों में कम से कम 50% तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो ना एग्जाम में। 50% एलिमिनेट कर दो, अब आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, ठीक है, 1/4 की जगह पे। तो आंसर इसका वैसे होगा प्लाज्मा, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की लाइन है, तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो 3 कार्बन के पायरुवेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। 3 कार्बन के पायरुवेट में चेंज हो जाता है। पायरुवेट क्या है? एक केमिकल है जिसमें 3 कार्बन है। ग्लूकोज क्या है? जिसमें 6 कार्बन है। ये कहाँ पर हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसके बाद अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना होता है, ठीक है, अगर एरोबिक होना होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और अगर एनारोबिक होना होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, उसको एरोबिक कहते हैं, ठीक है। और अगर बिना ऑक्सीजन के होना है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक, जो साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। लेकिन हमसे वो आगे का पूछा ही नहीं, हमसे ये पूछा है इसने क्या बनता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, तो पायरुवेट बनता है, बिल्कुल सही, प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है, जितना था उतना ही है। ये देखो, सपोज करो ये वेलोसिटी है, ये टाइम का है। सपोज करो पहले 10 वेलोसिटी थी, टाइम भी 10 सेकेंड है, फिर 15 हो गई वेलोसिटी, टाइम भी 15 सेकेंड है, ठीक है। और v/t करेंगे तो हमको अपना एक्सेलरेशन मिलता रहेगा, और एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना है, ये याद रखना, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन नहीं चेंज होना है तो यही तो ग्राफ बनेगा। ये कौन सा ग्राफ है अपना? इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ है ये? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ए से बी पॉइंट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, ठीक है। एम्पलीट्यूड को हम लोग किस में नापते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड होता क्या है, ठीक है। ये अपना ग्राफ है साउंड वेव्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड वेव, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख रहे हो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, ये, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, चाहे मैक्सिमम डिस्टेंस बोलो चाहे मिनिमम डिस्टेंस बोलो, नापोगे तो आप डिस्टेंस में ही ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, तो क्या दे रखा है? न्यूमेरिकल टाइप लग रहा है ये तो, आई दे रखा है हमको 0.6 एम्पियर, ठीक है। इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स।
टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 इंटू 60 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 600 सेकेंड। निकालना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू निकालना है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। इसको रख दो, चार्ज निकालना है हम लोग को, मल्टीप्लाई कर दो 600 इंटू 0.6, कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना 36 कूलम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डीसी जनरेटर किस पे काम करता है। ठीक है, मेनली बेसिकली जनरेटर किस पे काम करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, ओम्स लॉ बिल्कुल नहीं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ना, नन ऑफ द अबव। अच्छा देखते हैं अभी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या यही आंसर है, बिल्कुल सही। पढ़ाया था क्लास में, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है क्या, या सीधी सी बात बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है क्या, तो आंसर है यस, हो सकता है। और ये लॉ किसने दिया था, अपने फैराडे ने दिया था, और यहीं से यही कॉन्सेप्ट आता है अपना जनरेटर में। ठीक है, तो ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, फैराडेज के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर या प्रेजेंस बताएगा। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो इसको कैसे करोगे, एमीटर किसको करता है, एमीटर अपना करंट के लिए होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर किसके लिए होता है, वोल्टेज, आम भाषा में वोल्टेज बोला जाता है, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसी को, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक नीडल, यही अपना आंसर है। ठीक है, मोटर तो हो ही नहीं सकता, मोटर तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मस्कुलर एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। 9th क्लास में जब आप जाओगे ना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ाया जाता है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो हम लोग को पता है स्पीड जो होती है वो अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहला गलत हो गया, स्पीड, दूसरा भी गलत हो गया, स्पीड इज वेक्टर, तीसरा भी गलत हो गया, स्पीड इज स्केलर, डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। अब देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको एलॉयज तो याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, मेनली कौन कौन से एलॉयज आते हैं, ब्रास पूछा जाता है, ब्रॉन्ज पूछा जाता है। ठीक है, और ब्रॉन्ज तो देखो यही पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा अपना कॉपर। ठीक है, कॉपर एंड स्टोन्स, कॉपर और जिंक ये किसका है, ये अपना ब्रास का है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, याद है प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाया था, कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये हाफ H2O क्या होता है, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा वाटर जो उसमें ऐड ना हो, एज अ क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट हो, मतलब मॉइस्चर पाते ही ये पानी उड़ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा जिसके पास नहीं होगा, ब्लू विट्रियोल बिल्कुल एग्जांपल है, वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा था। ठीक है, Na2SO3 करके, मोहर सॉल्ट बिल्कुल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या फॉर्मूला है, KMnO4, कहाँ पर है वाटर, कहीं नहीं है। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्टिंग लीव्स, ये 1000 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चाहे SSC का एग्जाम देने चले जाओ, एसिड के जो फंक्शन है ना उससे क्वेश्चन बार बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब बी स्टिंग का याद रख लेना, आंसर है मैथनोइक एसिड। ठीक है, और इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो कभी आपसे ऑप्शन चेंज करके फॉर्मिक एसिड बोल दे तो घबराना नहीं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड मैथनोइक एसिड एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड टू सॉलिड मार्जिन बाय द यूज ऑफ। ठीक है, कार्बन चैप्टर क्या था, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना। ठीक है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बताना। ये बताओ, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसमें ऐसा क्या कर दूं
कि ये कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ दो हाइड्रोजन का ही तो गैप है, दिख रहा है ना, ये दोनों हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए जिसकी वजह से ये बॉन्ड हमको हटा देना पड़ा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन आए कैसे होंगे, हाइड्रोजन ऐड किया गया होगा तभी तो आएंगे ना। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑयल्स में क्या होता है, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन, ठीक है, पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर, देखो ट्रिक भी होती है याद करने की, 5 तक तो हमको ऐसे ही याद है, ठीक है, और अपना आप बना के भी देख सकते हो, ठीक है, पेंटेन बना के देख लो और फिर स्ट्रक्चर बनाते चले जाओ, बहुत इजी हो जाता है, उससे बना के आप एग्जाम पेपर में कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। 2 तक तो होते ही नहीं है आइसोमर, ठीक है, 2 कार्बन, यानी कि इथेन तक तो आइसोमर बनेंगे ही नहीं, इथेन के बाद जब 3 कार्बन आएगा प्रॉप, 4 आएगा तो ब्यूट, ठीक है, और 5 आएगा तो पेंट, जिसका पूछा है। तो पेंट में होते हैं 3, इसमें 2, इसमें 1, आंसर क्या हो जाएगा, 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो घर में हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो हम लोग किस में नापते हैं, यूनिट में नापते हैं। वो एक यूनिट होता कितना है पता है, 1 किलो वाट आवर। अपनी यूनिट कौन सी होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी तो एक एनर्जी है, एनर्जी की जो यूनिट हम लोग देखते हैं होती है जूल, ठीक है। तो इस किलोवाट आवर को आप जूल में कन्वर्ट कैसे करोगे, सिंपल है, किलो, किलो में कितना होता है 1000, 1000 वाट हो गया, इनटू आवर में कितने सेकंड होते हैं, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 60 इंटू 60 सेकंड, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 36, 6 जा 36, 1 2 3 4 5 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी ये कितना हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following statement regarding a current carrying solenoid is not correct, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है, सबसे पहले तो ये ध्यान दिया करो, करेक्ट बताना है कि नॉट करेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, यही कॉन्सेप्ट हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, बिल्कुल सही बोल रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन करंट, बिल्कुल सही, ठीक है, जितना ज्यादा कॉइलिंग आप करोगे, ठीक है, या जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा, करंट होगा, ठीक है, ये भी सही बोल रहे हैं, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, डी ऑप्शन इज द राइट वन, ये गलत है, ठीक है क्या वही देख लेते हैं। इन अ सॉफ्ट, इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक, बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, गलत है, बी इज ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, one part has density rho naught and the other part has density 2 rho naught, which what is the average density, तो average density अगर आपको निकालनी है तो average density का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आपकी जितनी मास है दोनों की, ठीक है, डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मास तो दिया ही नहीं हुआ, तो मास हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले का मास निकालते हैं कितना है, तो एक चीज याद रखना, वॉल्यूम दोनों का बराबर है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो फर्स्ट वन की बात करूं तो रो नॉट जिसको बोल रहे हैं ये लोग, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना m1 मान लो उसको, m1 अपॉन कितना वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ गई, v इधर लेके चला जाऊंगा तो आ जाएगी v रो नॉट, ठीक है, और अगर सेकेंड वाले की बात करेंगे तो 2 रो नॉट कितना हो जाएगा, m2 अपॉन v हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम है तो वॉल्यूम को हम लोग v ही ले लेंगे, ठीक है, v इधर चला गया कितना हो जाएगा 2v रो नॉट, ये अपना m2 आ जाएगा। अब बस इस फॉर्मूले में पुट अप कर देना और आंसर लेके आ जाना। तो अपना m1 कितना था, ठीक है, टोटल मास मतलब कितना हो जाएगा, टोटल मास मतलब हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, m1 कितना है अपना, m1 है रो वी नॉट प्लस m2 कितना है 2 रो वी नॉट, अपॉन में v प्लस v कितना होता है 2v हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 2 रो वी नॉट प्लस v रो वी नॉट कितना हो जाएगा 3 रो वी नॉट, सॉरी रो नॉट v, ठीक है, v ये रो नॉट है, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, ये कितना हो गया 3/2 रो नॉट v अपॉन v, v से v कट गया, आंसर कितना आ गया 3/2 रो। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रेशर कुकर कुक्स द फूड फास्टर। ठीक है, प्रेशर कुकर किस फिनोमेना पे वर्क करता है ये पूछ रहा है। ए इज द आंसर, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ा देता है। भाई देखो, आप जब प्रेशर कुकर में कुछ भी रखते हो, ऊपर से आप प्रेशर लगा देते हो, तो प्रेशर जब इंक्रीज कर देते हो तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा और वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा ये भी बता दो। प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के वो डायरेक्टली होता है, तो पी जब इंक्रीज करेंगे तो टी भी इंक्रीज ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। एक्स रे बताना है। ठीक है, शुरू से करते हैं। गामा, ठीक है, जी, एक्स रेज, यू अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लास्ट में रेडियो। ऊपर से नीचे जाते हुए, ठीक है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, ये याद रख लो। अब ये बताओ विजिबल का कितना होता है, तो विजिबल का पता है हम लोगों को, विजिबल का आप याद रख लो 200 टू कितना होता है 500। ठीक है, विजिबल इतने में आता है। अब इस रेंज के जस्ट बगल में है अल्ट्रावायलेट, तो 100 तक तो यहीं पर ही पहुंच जाएगा, तो 500 से ऊपर तो होना ही नहीं है, यहाँ तो आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या 500 होगा, इसका नहीं, 5000 तो हो ही नहीं सकता है। 100 तो जस्ट बगल में आ गया आपका, बी के जस्ट बगल में आ जाएगा। ठीक है, और एक्स तो इतना दूर है, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को बस विजिबल याद रखना है, वहां से भी हो जाता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या पूरा रखना पड़ेगा क्या, नहीं, एक सीरीज का नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम में वही होता है। ठीक है, वहां से आइए आप क्वेश्चन सारे के सारे कर पाओगे, वरना 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, वी कितना दे रखा है 220। ठीक है, करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है हम लोग को 600 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 की पावर -3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 600 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका करंट आ जाएगा। और वी हमको दिया ही हुआ एक पावर पूछा हुआ है, पावर का फॉर्मूला अभी हमने पीछे किया था, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, वी कितना है 220। ठीक है, 220 मल्टीप्लाइड बाय अपना 600 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो 22 इंटू 66 आई थिंक 132 होगा, आप लोग करके देख लेना, मेरे ख्याल से 132 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन अ परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ड्राई सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, हमको पता है लिक्विड तो बनना ही नहीं है इससे, सॉलिड से सीधा किस में जाएगा, गैस में जाएगा, और सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट, C4H8 बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ, फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, किसके लिए, अल्केन। ठीक है, CnH2n किसके लिए, अल्कीन, और CnH2n-2 किसका हो जाएगा, अल्काइन का। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा आपको C4H8 लग रहा है, 4 कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन हो गया ना, 8 हाइड्रोजन हो गए, जस्ट डबल हो गया है, तो डबल हो गया है मतलब ये वाला अपना फॉर्मूला लग रहा है, अल्कीन। ठीक है, होमोलोगस सीरीज होती क्या है, जो CH2 के डिफरेंस पे रहती है। ठीक है, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, अल्कीन हो जाएगा। ठीक है, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टोमक, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर, स्टोमक में। ठीक है, तो स्टोमक में हम लोग ने जैसा कि पढ़ा है सिर्फ कितनी चीज़ें होती हैं, HCl होता है। ठीक है, म्यूकस की लेयर होती है अपनी, जो HCl से ही बचाती है हमको। ठीक है, और थर्ड क्या होता है अपना, पेप्सिन होता है, जो किससे बना हुआ होता है, पेप्सिनोजेन से, मतलब पेप्सिनोजेन उसका इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजेन कैसा होता है,
इनएक्टिव फॉर्म होता है, यही एक्टिवेट हो जाता है तो क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है, जो क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटीन, आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following will be resulted when an animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water। ठीक है, अब ऑस्मोसिस सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें 3 तरह के बताए गए थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये अपने सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। उसमें हम देखते हैं सबसे पूछ क्या रहा है, रिजल्ट एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय मीडियम विथ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब सेल में ज़्यादा पानी है, सेल में मोर वाटर और बाहर कम पानी है। और पानी कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है ऑस्मोसिस में, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है, पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सेल विल गेन वाटर और सेल विल स्वेल अप। ठीक है, या फिर सेल विल लूज वाटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल विल लूज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, डाइजेस्टिव एंजाइम किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ना, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल में क्या होता है, यहाँ पर पढ़ा था हम लोग ने। ठीक है, वैक्यूल में लाइजोसोम, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है, RER। ठीक है, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, फ्रूट जो होता है वो मैच्योर्ड ओवरी होती है। ठीक है, मैच्योर्ड ओवरी, यानी सीधी सी बात बताऊं तो ओवरी ही बाद में बन के फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल ही बाद में बनता है क्या, अपना सीड। यानी कि मैच्योर सीड क्या होता है, वो ओव्यूल होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ओवरी एंड फ्रूट इज ओवरी एंड सीड इज ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्वेक्स लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इफ दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन द नेट पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था अपना, पावर में सब कुछ आप ऐड करते जाओ, P1 प्लस P2, जितना आपको ऐड करना है आपको कंबाइंड पावर मिल जाएगा। बट यहाँ पर हमको पावर तो दिया ही नहीं हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, फोकल लेंथ भी हमको पता है। ठीक है, 1/f होता है पावर, पावर इज इक्वल टू 1/f, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और जब भी हम पावर निकालते हैं तो फोकस किस पे रखते हैं, फोकस हम लोग रखते हैं हमेशा मीटर में नापेंगे। ठीक है, किसमें, मीटर में नापेंगे। तो चलो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 100/50 कर दो, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और 100/25 कर दो, कितना आ जाएगा, 4। तो 2 और 4 कितना हो गया, आंसर आ जाएगा 6। पहले वाले की पावर कितनी आई, 2, और दूसरे वाली कितनी आई, 4, दोनों को कंबाइन कर दो, आंसर 6 हो जाएगा। अब आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि -6 का तो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे। ठीक है, -6 का भी ऑप्शन है, तो +6 भी हो सकता है, -6 भी होता है। अब ये बताओ लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो किसमें आएगा पावर, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो P इज इक्वल टू VIP से हमने याद करवाया था क्लास में, P इज इक्वल टू VI होता है। अब मैंने ये भी बताया था, अगर आप एग्जाम देने जाओ और आपको I बताए ही ना हो, करंट आपको ना बताए, तो क्या करना है, तो हमको V इज इक्वल टू IR से, V इज इक्वल टू IR रख के सबको इंटरकनेक्ट कर देना है। ठीक है, क्या हो गया, अब यहाँ से देखो I की वैल्यू कितनी हो गई, V/R हो गई। अगर मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ क्या हो जाएगा, V इंटू, ठीक है, V इंटू कितना, V/R हो जाएगा, कितना बन गया, V²/R। ठीक है, ये भी सही है अपना, ये भी पावर का ही फॉर्मूला हो गया ना। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, अगर हमको V ही ना दिया हो तब क्या करना है, तो V ना दिया हो तो V को तो हमको पता है IR होता है, तो V की जगह हम लोग रख लेंगे IR, तो P कितना हो जाएगा, VI होता है, V की जगह हम लोग IR रख लेंगे, IR इंटू I कितना बन जाएगा, I²। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, VI बिल्कुल होता है। ठीक है, I²/R, ठीक है, I²/R ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, I²R दिख रहा है, I²/R नहीं दिख रहा है।
ठीक है, और वी स्क्वायर अपॉन आर तो है ही, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना B1। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2। ये देखो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हम लोग रेयरर से जब डेंसर जाते हैं, ठीक है, स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। अभी बोला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, सी है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द क्राउन ग्लास विल बी, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम का आप निकाल रहे हो वो होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें सी दिया हुआ, इसको सी रख देंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, मीडियम में कितनी होगी, ये मीडियम अगर हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, 2 इधर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3c हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 2/3c, सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ सील्ड पैकेट इज 1 लीटर एंड इट्स मास इज 800 ग्राम। द पैकेट इज फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर विथ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड देन इन अनदर लिक्विड बी विथ डेंसिटी 1.5। क्या लॉजिक होता है इसका, सिंपल सा लॉजिक ये होता है, अगर जिस भी चीज में आप फ्लोट करने जा रहे हो आपकी डेंसिटी जो है ना उससे कम होनी चाहिए, तभी आप फ्लोट कर पाओगे। डेंसिटी कितनी होनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए। अब हम लोग बस वही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है हमको, 800 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग पहले सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता चल रहा है ये वैल्यू जो है वो 1 से कम ही होने वाली है, 1 से कम होने वाली है। और बाकी दोनों की डेंसिटी हमको दे रखी है, पानी की डेंसिटी 1 है और इसकी कितनी 1.5 है। अब बताओ ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 से कम आ रही है, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, एक की 1 है और एक की 1.5 है, यानी दोनों में ये फ्लोट करेगा, ए में भी फ्लोट करेगा और बी में भी फ्लोट करेगा। तो पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड, बी इज द आंसर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी चीज फ्लोट करेगी या नहीं करेगी वो कैसे पता करेंगे हम लोग, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए जिसमें भी वो फ्लोट करने जा रहा है। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l हैज टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है, मास से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो उसने बेवकूफ बनाने के लिए दिया क्वेश्चन ने, ठीक है। किस पे रिलेट कर रही है, जी की वैल्यू हमको पहले से ही पता होती है, यानी अगर आप मेरे को सिर्फ लेंथ बता दो ना, मैं आपको टाइम पीरियड निकाल के दे सकता हूँ, सिर्फ लेंथ की जरूरत है। और लेंथ ही इसने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल क्या था, 2π√L/g, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है और ये अपना गिवन कंडीशन है क्वेश्चन का। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ √2 का, वो भी कितना, अपॉन में, ठीक है, नीचे √2, यानी कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, t/√2 हो जाएगा, ठीक है। √2 मत कर देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामने नहीं है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। लाइट को हमको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। घरों में हम लोग देखते हैं सोलर पैनल लगवाते हैं, ठीक है, सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं ऐसे 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 करके, और ये क्या करता है, लाइट आएगी इस पे और ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। क्या आंसर हो गया, सोलर सेल, बाकी सबको तो देखना ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, सोनार इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है सोनार का, क्लास में बताया था, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, वाटर में पढ़ा था, 3 तरह की साउंड पढ़ी थी। अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आपकी जो रेंज है ना, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं मैं, तो इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं, ऑडिबल। ह्यूमन के लिए इतना ही ऑडिबल है, इतना ही हमको सुनाई ही देता है, ठीक है। बट अगर 20 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक, ठीक है।
और कॉन्सेप्ट ये है कि ना तो हम लोग को इंफ्रासोनिक ही सुनाई देती है और ना तो अल्ट्रासोनिक ही सुनाई देती है। लेकिन हमको वो क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, सोनार किस चीज़ पर वो वर्क करता है। तो सोनार वर्क करता है अपना अल्ट्रासोनिक पे। किस पे? अल्ट्रासोनिक पे। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की ये साउंड निकालता है। ठीक है, इंफ्रासोनिक कौन होता है पता है? वो जो अपने बैट देखा है, बैट हो गया, ठीक है, ये सब जो जानवर होते हैं ना छोटे छोटे, ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड निकालते हुए चलते हैं, जो हमको सुनाई ही नहीं देती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, साउंड वेव्स के रिलेशन में हमको बताना है इसमें क्या सही और क्या गलत है। फर्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन इन वाटर। बिल्कुल सही बोल रहा है। स्टील क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड में तो भाई तेजी रहता है ना इन कंपेरिजन टू लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्पीड जो है अगर वो डिक्रीज करेगी क्या अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर आप टेम्परेचर किसी चीज़ का इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी उसके में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो और तेज मोशन में आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा फ्री हैं, जितने ज़्यादा मोशन कर रहे हैं, तो साउंड वेव्स उसमें उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट गलत है। थर्ड पे आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही। ठीक है, करेक्ट बताना था, अच्छा नॉट करेक्ट बताना था, तो अपना बी ही हो जाएगा। ठीक है, बी इज द आंसर। सी बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, और डी क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर इज हायर देन दैट ऑफ इन एयर। बिल्कुल सही, अभी सही हो जाएगा जब हमको आंसर मिल ही चुका है अपना। तो नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर। बिल्कुल, अगर हमसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कौन मेंटेन करता है, तब आंसर हो जाएगा यूस्टेशियन के ट्यूब। ठीक है, बट हमको क्या पूछा है? प्रेशर वेरिएशंस को कौन कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट करने के लिए अपना कॉकलिया होता है। ठीक है, स्नेल लाइक बॉडी देखा होगा ना कान के अंदर, कान का आप एनाटॉमी पढ़ोगे उसमें आप देखोगे स्नेल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है कॉकलिया होता है। ठीक है, और यही वो काम करता है। नेक्स्ट, Which one of the following metal is most commonly used for making filament of bulb tungsten? रट लो इसको, फिलामेंट ऑफ बल्ब भी रट लो, और हीटर वाला क्वेश्चन पूछे तो नाइक्रोम भी रट लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 1 kg। रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, किस चीज़ का, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये है मोमेंटम कंजर्व कराने का। ठीक है, मोमेंटम को कंजर्व कराना है। क्लास में बताया था क्या फॉर्मूला था? एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये इधर आई, ये इधर आई, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ठीक है, और इसकी कितनी है? u2 है। और जब ये लोग टकरा जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये लोग टकराने के बाद फिर वापस जाएंगे, तो मान लेते हैं ये v1 से गया और ये v2 से गया। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये टोटल मोमेंटम बिफोर कंजर्वेशन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमको बस इसी पे ध्यान देना है। तो मोमेंटम के पहले क्या था? टोटल मोमेंटम। ठीक है, कैसे कंजर्व कराएंगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी जब शुरू में गन को आप होल्ड करके रखोगे, उसमें से बुलेट नहीं निकली है, तो ना तो बुलेट की कोई वेलोसिटी होती है और ना ही गन की कोई वेलोसिटी होती है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं, मास कितना दिया हुआ है हम लोग को? 10 ग्राम दिया हुआ है। इसको 10 ग्राम से काम नहीं चलेगा, केजी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी दी रखी है? 300 दे रखा है। ठीक है, प्लस कितना मास दे रखा है गन का? 1 kg दे रखा है, और इसी की वेलोसिटी तो हमको निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना? 33 हो गया ये। ठीक है, 3 प्लस 1 इंटू v2। ठीक है, तो 3 किधर चला जाएगा? लेफ्ट हैंड में जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड भी करोगे तो रहेगा -3। तो क्या आंसर आ जाएगा? -3। यहाँ माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये जस्ट अपोजिट है, यानी कि बुलेट आपकी इस तरफ गई है
तो गन आपका पीछे की तरह रिकॉइल होगा, ठीक है। ये माइनस का साइन ये शो कर रहा है। नेक्स्ट, अब माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और किस में कन्वर्ट कर रहा है, साउंड में, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स टू साउंड।